नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने उपनिवेशवाद पढ़ना शुरू किया था और पिछले वीडियो के माध्यम से उपनिवेशवाद पढ़ा था और उसके बाद में उसको कितने भागों में बांटा गया है तो हमने बताया था 3 भागों में बांटा गया था और उसमें भी हम लोगों ने वाणिज्यिक पूंजीवाद पढ़ लिया था। तो जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं चाहूँगा आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आगे जो आज हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद पढ़ेंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि उपनिवेशवाद क्या होता है और उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या होता है और फिर इस वीडियो के माध्यम से औद्योगिक पूंजीवाद के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। हमने बताया था कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है या उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने अनुसार करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में इसको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले वित्तीय वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद में बताया था जब क्या होगा, एक देश से दूसरे देश को सामान बेचा जाएगा या एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर सामान बेच दिया जाएगा और उससे जो प्रॉफिट होगा उसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा गया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रभाव भी जाने थे, इसके क्या थे। आज इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। तो आपसे हेडिंग डाल लीजिए, औद्योगिक पूंजीवाद। अगर इसके समय की बात करें 1813 से 1858। आपने जाना था, अगर वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात करे थे तो हम लोग बताए थे कि 1757 से 1813 तक जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद रहा था और अगर औद्योगिक पूंजीवाद की बात की जाएगी तो 1813 से 1858। देखो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या है। अभी तक तो एक देश से सामान लेकर दूसरे देश में बेच देते थे और उससे जो फायदा होता था वही उसका लाभ होता था, वही इनका कह सकते हो वाणिज्यिक पूंजीवाद होता था। लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद का विकास कैसे हो गया, तो देखिए आप सभी को पता है कि ये सब जितने भी कंपनियां थी यूरोपीय थी, तो यूरोप से आए थे और यूरोप में जो है क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। क्या हुई? औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई या कह सकते हैं आप सबने पढ़ा था पुनर्जागरण। अब जो है औद्योगिक जब क्रांति होगी तो सही है, हाँ, औद्योगिक क्रांति होगी तो कैसा युग होगा, मशीनी युग हो जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी। अब मशीन के द्वारा क्या उत्पाद होगा, माल तैयार होगा और अब माल को अगर बेचा जाएगा तो कहां बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए होना चाहिए बाजार। अब इनके पास बाजार तो है नहीं, माल इनके पास तैयार रखा है मशीनों के द्वारा, लेकिन बाजार नहीं, तो बाजार को अलग अलग स्थानों पर ढूंढेंगे। तो भाई यूरोप में सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही थोड़ी थी, उनके इस तरीके से और भी कंपनियां थी। तो उन्होंने देखा कि पूर्वी क्षेत्रों में एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हम पूर्वी देशों में तो जा नहीं सकते व्यापार करने। तो यहाँ की जितने लोग थे, व्यापारी थे, उन्होंने जो है संसद पे दबाव बनाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है पूर्वी देशों में उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं व्यापार करेगी, हम भी करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा माल है और उसको हम खपाएंगे कहाँ। तो फिर जो है वहाँ की संसद ने समझा उसको और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, अर्थात अब कोई भी जो है कंपनी जो है पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब यूरोप में वही आया औद्योगिक पूंजीवाद, तो सबसे पहला क्या है आपको समझना है, इसमें हम लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त।
ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सभी में नहीं, 2 क्षेत्र ऐसे रखे गए थे जिसमें कहा गया कि तुम्हारा एकाधिकार रहेगा, एक चाय में और दूसरा चीन वाले क्षेत्र में व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार रहेगा। और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जो है कोई भी कंपनी जो है व्यापार कर सकती है। तो एक ये याद रखना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि औद्योगिक पूंजीवाद क्या होता है, या औद्योगिक पूंजीवाद जाना है? अभी तक आपने वाणिज्यिक पूंजीवाद समझ लिया था कि एक प्रोडक्ट को या एक देश से दूसरे देश में जब सामान बेचा जाता था उससे जो प्रॉफिट होता था वही जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद था। अब हम लोग बात कर लेते हैं औद्योगिक पूंजीवाद क्या होता है। तो देखो इस तरीके से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो ये है भारत और ये है ब्रिटेन, थोड़ा ही अंतर होता है सभी पूंजीवाद में, तीनों में, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये है भारत, ये है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने क्या किया, भारत से लिया कच्चा माल। क्या लिया? कच्चा माल लिया। अभी तक क्या होता था वाणिज्यिक पूंजीवाद में कि ब्रिटेन भारत से कच्चा माल लेगा और फिर पुनः ब्रिटेन में बेच देगा या अन्य देशों में बेच देगा, तो वही जो प्रॉफिट होगा वही वाणिज्यिक पूंजीवाद है। अब ब्रिटेन लोगों ने क्या किया, भारत से कच्चा माल लिया और कच्चे माल को ब्रिटेन में जो है किससे, मशीनों से बनाया और उसके बाद में फिर अलग अलग स्थानों पे बेचा। इससे जो प्रॉफिट हुआ उसे बोलेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। अर्थात अब जो है उद्योगों के द्वारा माल बन के आ गया और उसको जब बेचा जाएगा तो जो प्रॉफिट होगा उसे बोलेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। तो दोनों में अंतर समझना है। वाणिज्यिक में क्या था कि कोई माल जो है लेके एक देश से फिर दूसरे देश में बेच दिया जाता था तो उसे वाणिज्यिक पूंजीवाद। लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद में क्या है कि एक माल को किसी देश से लेकर पुनः जो है मशीनों के द्वारा बनाकर बेचना, वही क्या कहलाएगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वही होगा औद्योगिक पूंजीवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे आगे। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर एकाधिकार हो गया। अब कंपनी भाई अलग अलग कंपनी आ गई हैं, तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, गवर्नर चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या शुरू हो गए, गवर्नर की नियुक्ति। अब जो है गवर्नर की नियुक्ति होना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1813 किसका, 1813 का चार्टर एक्ट भारत आया था, जिसमें कहा गया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और उसी में यह भी बताया गया था कि अब जो है भारत में गवर्नर रहा करेंगे। धीरे धीरे गवर्नर जनरल बन जाता है और गवर्नर जनरल फिर वायसराय बन जाता है। इस तरीके से आप आगे पढ़ेंगे। तो हमने बताया 1813 के चार्टर के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और गवर्नर की नियुक्ति होने लगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इनको जो है जरूरत है नील, क्योंकि भाई कपड़े बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे, उसके लिए कलर चाहिए नील। तो उन्होंने एक पद्धति यहाँ पे शुरू करी। कौन सी? तिनकठिया प्रणाली। क्या है तिनकठिया प्रणाली? इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ज्यादातर बिहार वाले क्षेत्र में इन्होंने नील का उत्पादन किया था। तो वहां पे बताया, क्योंकि भाई इनके अधिग्रहण में है क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र, क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन है। तो वहां पे इन्होंने तिनकठिया पद्धति शुरू की। इसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई भी किसान है और उसके पास मान लो पूरा खेत है, ये खेत है, तो उसमें कहा 1/3 भाग पर, कितने भाग पर? 1/3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। और आप सभी को पता है कि नील की खेती काहे के लिए करवाएंगे, क्योंकि इनको नील चाहिए जिससे कपड़े कलर होंगे, तो अनिवार्य कर दिया। लेकिन नील की खेती से जो है खेत बहुत ही खराब हो जाते थे, उसकी जो है उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। तो इसलिए किसान लगातार विरोध कर रहे थे। आखिर में आपने देखा था वहां पे गांधी जी गए थे तिनकठिया आंदोलन में, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने तिनकठिया प्रणाली शुरू की, एक ददरी प्रथा शुरू की, या इसको पेशगी भी बोल सकते हो। ददगी प्रथा शुरू की गई।
इसमें इन्होंने बताया कि भैया अब जो है आप ऐसा करें, हमसे पहले ही एडवांस पैसा ले लें और फिर व्यापार करें, और मतलब जो है खेती करें। एडवांस में पैसा दे देते थे। क्यों? क्योंकि इनको नील बहुत अधिक चाहिए, किसानों के पास पैसा नहीं है, तो इन्हें पहले एडवांस पैसा दे देते थे कि जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। पहली बात देखो, एडवांस पैसा देंगे तो उस पर कुछ प्रॉफिट परसेंटेज मानेंगे, और इसके साथ साथ में 1/3 भाग पर इनको खेती भी करवाना है, तो वहाँ से भी पैसा लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से अगर मान लो किसान के पास पैसा ही नहीं है तो खेती कहाँ से करेगा, तो ये एडवांस पैसे दे देते थे किसान को, तो कुछ परसेंटेज पे वहाँ से प्रॉफिट कमाते थे, और साथ ही साथ अब क्या है, जो खेती करवाना है वहाँ से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा आपने जाना था इजारेदारी। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा में क्या था कि ये जो है ठेके पर भूमि दे देते थे। वो भी हम लोग आगे भी जब स्थायी बंदोबस्त समझेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। तो इन्होंने इजारेदारी प्रथा भी, इसको लिख देंगे ठेके या ठेका पर भूमि। अब क्या है, इसी समय इन्होंने डाक की शुरुआत की, रेलवे शुरुआत की, इसकी डाक की शुरुआत की। रेलवे आपने देखा 1853-54 की तरफ जो है लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे चलवा दी थी। तो ये हो गई, रेलवे शुरू किया, डाक शुरू किया गया, और सड़कें शुरू की, अच्छी अच्छी सड़कें बनाना शुरू की। देखो ये अब भारत के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो शुरुआत में जो डाक थी ये भारत वाले लोग थोड़ी यूज कर सकते हैं, अंग्रेज यूज करेंगे। इसी तरह के सड़क रेलवे हैं, रेलवे में इनको कच्चा माल ले जाने में सुविधा रहती थी, भारतीयों के लिए नहीं चली थी कि भारत के लोग बैठ के जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी आपका दुरुपयोग कर रहा है, या भारतीय लोगों ने भारत पे देखो ब्रिटिश लोगों ने भारत पे लगातार आक्रमण करके उस पर राज किया, तो उन्होंने कुछ अपने राज आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करनी पड़ेगी जिससे प्रॉफिट हो। अब जैसे मान लो ये रेलवे न चलाए होते, कि भारत के पक्ष में कुछ नहीं है, ये अंग्रेजों के पक्ष में है, लेकिन बाद में उसके फायदे होते हैं। अब क्या है, जिन्होंने रेलवे चलवाई, अगर ये रेलवे ना चलाती तो इनके पास कच्चा माल इतने लिए इधर उधर नहीं जा पाता, सप्लाई इतने लिए नहीं होती। अब जब अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं तो भारत भाई रेलवे को यूज करेंगे ही। अच्छा एक मिनट मान लीजिए, जैसे कोई आपके घर पे कब्जा कर लेता है और उसने कहा कि अब हम यहीं रहेंगे, और उसने आपके घर में प्लास्टर करा दिया, फर्श डलवा दी, अच्छे अच्छे पंखे लगवा दिए, लाइट लगवाई, और अन्य कार्य करवाए, फ्रिज कूलर टीवी सब लगवा दिया, रह रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद आपने आक्रमण किया उस पर पुनः, और उसको भगा दिए वहाँ से। अब बताओ, जो आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, आप उसका भी यूज करोगे ना। लेकिन अगर यही देखा जाए, क्या वो उसने जो है आपके लिए लगवाए थे? नहीं। तो यही है, अंग्रेजों ने अपने लिए डाक व्यवस्था, सड़क, रेलवे आदि जो है शुरू की थी। बैंकिंग हो गया, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब अभी वित्तीय पूंजीवाद पढ़ेंगे। तो ये सब अपने लिए शुरू की थी, लेकिन बाद में प्रॉफिट किसको हो गया? भारतीयों को, क्योंकि भाई वही यूज करेंगे। तो हमने जाना कि सड़कें बनवाई, और इसी समय जो है राजनीतिक अधिग्रहण किया। जिस प्रकार से हमने जाना था कि वाणिज्यिक पूंजीवाद में भी इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया था, और उसमें इन्होंने मैसूर पर कब्जा किया, बंगाल, प्लासी, ये सब, या बक्सर, ये सब युद्ध लड़े। अब यहाँ पे क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप में, अग्रहण में हम बात करेंगे तो देखो इधर जो है तृतीय आंग्ल मराठा हुआ कि नहीं, 1817 से 1818 के बीच में। और इधर जो है 2 आंग्ल सिख युद्ध भी, प्रथम आंग्ल सिख और द्वितीय आंग्ल सिख भी यहीं पे हुआ है, 1845 से 46, और इधर जो है 49 की तरफ हुआ था। तो ये 248 इधर जो है ये युद्ध हुए हैं। तो ये भी जो है, अब देखो मराठों पे भी कब्जा हो गया इनका, और इधर जो सिख बचे थे उधर भी। इधर जो है लॉर्ड डलहौजी आया था, देख रहे हो 1858 का समय है, और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी आया था, तो उसने जो है हड़प नीति चलाई, हड़प नीति। और उसमें आप सभी को पता है अवध, सतारा, ये सब जो है संभल, ये वाले क्षेत्र जो है इसने हड़प नीति के माध्यम से मिला लिए। अवध, सतारा और संभल,
ये सब जो है किसके माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से चला लिए। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भारत पे कब्जा भी करते जा रहे हैं और साथ ही साथ किसको बढ़ावा देते जा रहे हैं, औद्योगिक। क्यों? क्योंकि ये देखो लगातार तिनकटिया पद्धति के माध्यम से कह रहे हैं कि नील की खेती करो। क्यों? क्योंकि इनको नील चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। दादरी प्रथा शुरू कर दी, इसमें एडवांस पैसा दे रहे हैं कि नहीं आप जो है क्या करें, खेती करें। इसमें कहीं ना कहीं किसानों को हानि ही हो रही थी। और इजारेदारी प्रथा भी शुरू की। इसके अलावा जो ये अन्य साधन इन्होंने शुरू किए हैं, डाक, रेलवे, ये अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे। आखिरकार कह सकते हो 1857 में उधर विद्रोह शुरू हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, 1858 आएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां से शुरू हो जाता है वित्तीय पूंजीवाद। तो इसमें बस इतना ही रखते हैं। अगर आप सब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा एक चीज समझें आप, हो सकता है आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा हो कि इसमें भारत को तो बहुत से फायदे हुए हैं, डाक चल गए, रेलवे चढ़ गए, तो उसको मैंने बताया। अब लेकिन इसमें कुछ ऐसा था, देखो भारत यहाँ पे पनप क्यों नहीं पाया। जो ब्रिटिश टैक्स था, मतलब जिस क्षेत्रों में ब्रिटिश रहते थे उन पे जो है बहुत ज़्यादा 3 से 5% कर पड़ता था। लेकिन जो भारतीय लोग होते थे वही क्षेत्र में अगर व्यापार करेंगे तो उनसे 10 से लेकर और 50% तक क्या करता था, कर पड़ता था। तो यहाँ पे भारतीय जितने व्यापारी हैं उनकी रीढ़ की हड्डी टूट ही जाएगी। तो क्या होगा, ये दो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि औद्योगिक पूंजीवाद में ब्रिटिश कर पर कितना कर पड़ता था, 3 से 5% और भारतीयों पे 10 से 50%। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये आपका जो है औद्योगिक पूंजीवाद है और इसमें जो है ज़्यादातर निवेश पे जोर दिया गया। काहे पे? निवेश या कहते हैं नगदी फसलों पर, नगदी फसलों पर जोर दिया गया, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना है, पैसा कमाना है। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये ज़्यादातर ऐसी फसलें उगाते थे भारत में जहाँ से उसको जल्दी से उगा के और उसको मार्केट में बेच दिया जाए और उससे उसको धन प्राप्त हो। तो इस तरीके से ये आपका औद्योगिक पूंजीवाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।